एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल चकाचक होंगे। आप सभी का स्वागत है केजीएस जेई चैनल में। तो मेरे भाई, अभी तक हमने सेतु बैच में डिफरेंशियल कैलकुलस कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डबल डिफरेंशिएशन की। बहुत सिंपल सी बात है, डबल डिफरेंशिएशन। एक तो ये होगा आपका। दूसरा हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की। ये डबल डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये दोनों एसोसिएट है आपका डिफरेंशिएशन से ही। एक बार डिफरेंशिएट करके दो बार करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट हमको मैक्सिमा एंड मिनिमा में भी पड़ेगी। और कुछ और भी चीज़ें डबल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो हमारा एप्लीकेशन है फिजिक्स में, वो आपको हम समझाते हुए चलेंगे। एंड आज के लेक्चर का जो सबसे हाईलाइटेड पोर्शन होगा वो होगा मेरे भाई, तीसरी एंड लास्ट, वो है आपका नीड ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस इन फिजिक्स कह देता हूं भाई, कि फिजिक्स में बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस की नीड क्या है। तो कहने का मतलब, इंटीग्रल कैलकुलस का इंट्रोडक्टरी पार्ट आप इस लेक्चर के एंड वाले पार्ट में करेंगे। बस समझ में आ रही क्या? तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन से, ठीक है क्या? आइए देखते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें डबल डिफरेंशिएशन की, तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा समस्या तो नहीं होनी चाहिए इससे। देखिए क्या करने वाला हूं मैं, क्या करने वाला हूं इसमें भाई। देखो, जैसे y मेरे भाई फंक्शन है, मान लो x का। क्लियर है क्या? आपने बोला साहब डी वाई अपॉन डी एक्स। ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कहलाया? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका दूसरा नाम था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो हमारे मतलब का है इन फिजिक्स। एंड एक नाम था स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई एक्स ग्राफ। कहने का मतलब ये है कि ये एसेंशियली क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई है। बोलो ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। एंड मेरे भाई, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई कौन है बेसिकली? ये बेसिकली आपका इस वाई एक्स ग्राफ में कौन है बताओ? मान लो कि आपका ये कर्व है, तो इस कर्व का स्लोप है टेन थीटा, कौन? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब अगर आप इस डी वाई अपॉन डी एक्स का अगेन डी अपॉन डी एक्स करते हैं, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्लोप, बोले तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। हाय हाय, तो यही आपका क्या कहलाएगा? डबल डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड और एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये पूरा समान क्या कहलाएगा आपका? डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी दिस इज एसेंशियली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। किस ग्राफ का? वाई एक्स ग्राफ का। मेरे भाई y क्या है? y है स्लोप, सॉरी dy अपॉन dx क्या है? स्लोप है। तो dy अपॉन dx का dy dx डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा? देखो, y का d अपॉन dx किया तो dy अपॉन dx इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y। तो d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx क्या कहलाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, बड़े लोगों ने लिखने का तरीका बताया, डी टू वाई
अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब इसमें दिल में लेने वाली कोई बात नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे सर डी 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 का स्क्वायर, एक्स 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 का स्क्वायर, सर डी 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 का स्क्वायर क्यों नहीं? अरे भैया इसको वैसे नहीं सोचते हैं, बेसिकली देखने में सुंदर भी लगना चाहिए, इस पर्सपेक्टिव से चीजें बताई गई है। कहने का मतलब ये है कि ये जस्ट फॉर नोटेशन है, इसको दिल पे नहीं लेना। ये डी 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 का स्क्वायर होगा ऐसी कोई बात वाली बात नहीं है। ये एक्चुअल में इस पूरे बड़े से दिखाए गए समान का छोटा रूप है। आप इसको सिंबल समझो, जैसे करते थे ना क्या, लिमिट डेल्टा टू टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को, ये पूरा समान को यहां से यहां मिला के लिखते थे ना, डी वाई डी एक्स, और उसके बाद डी वाई डी टी, उसके बाद यहाँ एक्स, जस्ट लाइक दैट। तो कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये आपका डबल डेरिवेटिव आ चुका है, किसका, y का। तो अपन कह सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज कॉल्ड डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, समझ में आ रही है क्या बात? क्वेश्चन के माध्यम से अब हम इसको सीखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो सवाल में आपको ऐसे दिया गया कि y है 4x का स्क्वायर, और मैं आपसे बोलूं कि बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स, 4 बेचारी बाहर, x का स्क्वायर, तो 4, आपने ये काम करा होगा कि x का स्क्वायर है तो पावर गुणा में आया और पावर में से एक घट गया, तो 4 टू जा 8, x की पावर 1 बोले तो 8x। ये आपका कौन है, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है, वन टाइम डेरिवेशन है, वन टाइम डिफरेंशिएशन है y का x के रिस्पेक्ट में। अगेन अगर आप डी टू वाई पॉइंट डी एक्स का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो अगेन आपको इस डी वाई पॉइंट डी एक्स का डी वाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। यही तो मतलब है, यही तो मैं आपको समझाया यहाँ पे, आप भूल क्यों रहे हो इस बात को? आप ध्यान में रखो इस बात को, यही तो समझाया मैंने आपको। ये आपका ये ठीक है क्या, ये आपको बताया गया यहाँ पे कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मेरे भाई यहाँ वही हमने किया, जब अपन आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड मेरे भाई डी वाई अपॉन डी एक्स निकल चुका है यहाँ पे 8x, तो आप यहाँ 8x रखोगे तो बड़े आराम से 8 अब कांस्टेंट है, अगेन आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो 8 बाहर आएगा, एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो ये हमारा आंसर 8 इंटू यहाँ तो 1 आएगा, तो 8 आ गया। बोलो भाई कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। एक और सवाल लेता हूं फॉर योर कन्वीनियंस। लेट से मैंने आपको बोला कि y आपके पास है 4 cos x, ठीक है भाई, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो एक बार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y की जगह कौन, 4 cos x, यानी मैं इसको लिख सकता हूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4 cos x इज 4 माइनस 4 साइन x। बोलो, देखो ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पढ़ चुके हो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4 cos x में 4 बाहर आया, cos x का माइनस साइन x, तो क्या हो गया, माइनस
माइनस साइन एक्स। तो -4 sin x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप करना है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx करना है। तो ये -4 sin x इज द dy अपॉन dx, और उसका डेरिवेशन सॉरी उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बोलो? माइनस तो बाहर आ गया, 4 तो बाहर आ गया, और sin x का अगेन क्या हो गया? cos x। आंसर बोलो, इससे कुछ है आसान तो? सही से देखिए, y बराबर 4 sin x दिया हुआ है। एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा मेरे भाई तो आएगा 4 बाहर, साइन cos x का माइनस sin x, तो -4 sin x। उसके बाद आप क्या करेंगे? उस -4 sin x का अगेन dy dx करेंगे, तो क्या आ जाएगा? -4 बाहर आएगा एंड sin x का cos x हो जाएगा, तो -4 cos x। बोलो भाई। तो ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन है। कुछ भी अभी तक नया नहीं सिखाया है। डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करना आपको आ चुका था, तो डिफरेंशिएशन का अगेन आपने और एक बार कर दिया। y का एक बार डिफरेंशिएशन आप जान चुके थे, तो y को एक बार डिफरेंशिएट करके जो समान आया उसको और एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। कौन सा नया काम है? 2 बार कर देना है। बात समझिए मेरी। जैसे कि अगर हम फिजिक्स से संबंधित कुछ आपको इससे समझाएं, तो ऐसा है जैसा कि आपने 11वीं में जैसा कि आपने 9th 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो सुनो, ए सुनो, समझाएं तुमको, पहले समझाएं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। जैसे कि मेरे भाई आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, होता है ना? अच्छा, तो ये एवरेज वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? अरे ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको ये समझाया गया है। तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? dx बाई dt ना। यानी कि x का एक बार डिफरेंशिएशन आपको v दे देता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है इसका? डिफरेंशिएशन dv बाई dt। एक्चुअल में ध्यान से देखोगे तो डी बाई डी टी एंड v कितना है रे? v तो है कौन बोलो? v है डी एक्स अपॉन डी टी। इसको ध्यान से देखोगे तो d2x अपॉन ये डी की स्क्वायर ही तो है। क्या समझे तुम? बात समझने वाली ये है कि अगर x का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये मिल जाएगा v, और v का और एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा? a। क्या मिल जाएगा? a। बात समझ में आ रही है? x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो v मिला। जब मैं v बोल रहा हूं तो इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूं। काइनेमेटिक्स में ये चीज अगेन पढ़ेंगे आप। जब सिंपली स्पीड बोलूं तो मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब सिंपली वेलोसिटी बोलूं तो सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात। तो कहने का मतलब x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो v आया, एंड जब v को अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा। तो a इज dv बाई dt एंड dv बाई dt में v इज dx अपॉन dt। तो जब इसको तमीज से लिखोगे तो ये d2x अपॉन dx के स्क्वायर होगा। यानी व्हाट वी कैन से इज कि x का डबल डिफरेंशिएशन, क्या? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x gives what? Acceleration। जस्ट आप कनेक्ट कर पाए, चीजों को आगे से रिलेट कर पाए, इसलिए मैंने ये बात आपसे करा। काइनेमेटिक्स में ऐसी बातें आप करोगे। समझ आ रही क्या? दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन इन फिजिक्स। डबल डेरिवेटिव का जो है
फिजिक्स में एप्लीकेशन के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। समझ में आ रही बात? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। डबल डिफरेंशिएशन की कहानी कुछ भी अलग नहीं है। जो काम एक बार करते थे वो काम आपको और एक बार करना पड़ेगा, यानी बिल्कुल 2 बार करना पड़ेगा। y का डिफरेंशिएशन एक बार था, y का डिफरेंशिएशन जो आएगा उसको अगेन एक बार और कर देंगे डिफरेंशिएशन उसका, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका कहलाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो, y की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं कि इन फिजिक्स y एंड x कैन बी एनी वेरिएबल। समझ में आई क्या बात? चलो भाई, अब हम बात करेंगे। हमने जो हाईलाइट किया था उसमें आप देखो मेरा नेक्स्ट जो है वो आ चुका है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है क्या? आइए, इसी का एप्लीकेशन है जो अभी तक आपने सीखा, तो आइए बात करते हैं। मेरे भाई, अब हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की। सर क्या होने वाला है इसमें? बिल्कुल घबराओ मत, सब देखेंगे यहाँ पे कि क्या होगा। एक्चुअल में आप मेरी बात समझो। मैंने आपसे बोला कि y फंक्शन है x का और एक ग्राफ दी हुई है, ऐसे ग्राफ दी हुई है। 1 मिनट, ग्राफ आपको दी हुई है इस तरीके से कुछ। समझ में आ रही बात? ये आपको ग्राफ दी हुई है, ये y और ये x, कुछ ऐसे ग्राफ दी हुई है। यानी कि ये ग्राफ क्या कर रहा है? पहले भी आपको समझा चुका हूं कि ग्राफ दो वेरिएबल के बीच का संबंध को बताता है। यानी ये ग्राफ बता रहा है कि किस किस क्षण किस किस x के वैल्यू पे y का वैल्यू किस प्रकार से बदल रहा है। अब आप मुझे बताएं, अगर आप गौर से देखेंगे मेरे भाई, तो आपको दिखेगा कि x की एक ऐसी वैल्यू है, ये x की ये वाली जो वैल्यू है जो आपको यहां दिखा रहा हूं मैं, ये मान लो ये x1 है। क्या इसके करस्पॉन्डिंग y को मैंने y1 बोला? x की एक वैल्यू ये वाली मैंने लिया जिसको मैंने x2 बोला, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने y को y2 बोला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे इस चीज को कि भाई y इज मैक्सिमम at x1 and y is minimum at x2। x1 पे y मैक्सिमम है एंड y मैक्सिमम इज y1, और x2 पे y मिनिमम है एंड y मिनिमम इज y2। यानी अपन क्या देख पा रहे हैं? अपन ये देख पा रहे हैं कि भाई x की दो ऐसी अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रहा है यहाँ पे, जिन वैल्यूज पे कभी y मैक्सिमम है तो कभी y मिनिमम है। बात समझ में आ रही है क्या? तो मेरे भाई, अब आप ध्यान से समझो। आपको ग्राफ जब दी हुई है तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि x1 पे y मैक्सिमम है, x की x2 वैल्यू पे y मिनिमम है।
अब अगर मान लो आपसे मैं बोलूं कि y का इक्वेशन आपको एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि फिजिक्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो उस न्यूमेरिकल में इस मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मान लो कोई सवाल सॉल्व करते हुए हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिला, y इक्वल्स टू 4x² माइनस 2x। क्या यह इक्वेशन y और x का संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, y x का रिलेशन को बता रहा है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए y मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा और x के किस वैल्यू पे होगा? अभी तो ग्राफ दिया हुआ था, अब इक्वेशन दी हुई है, तो अगर इक्वेशन दी हुई है और y मैक्सिमम या मिनिमम आपको निकालने बोला गया है, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? इस सवाल में आपको बोल दिया y मैक्सिमम या मिनिमम निकालो, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? तो इसी चीज को करने के लिए अब मैं आपको चीजें आगे बता रहा हूं कि जब मैक्सिमम होगा तो कैसे पहचानेंगे कि x के किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, तरीका क्या होगा पहचानने का, और मिनिमम होगा तो कैसे पहचानेंगे मिनिमम है, उसका तरीका क्या है पहचानने का। तो आइए अब अपन बात करते हैं आगे। मेरे भाई, जहां पे मैक्सिमम है, जहां पे मिनिमम है, ध्यान से देखो, वहां पे जब हमने टेंजेंट लिया, जब वहां पे मैंने टेंजेंट लिया तो मेरे भाई ये टेंजेंट तो टेन थीटा है ना, और यही टेन थीटा तो वाई एक्स ग्राफ है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। तो कहने का मतलब कि एट मैक्सिमा एंड एट मिनिमा, देखो इसको मैक्सिमा बोलते हैं जहां पे वाई मैक्सिमम है, जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल मैक्सिमम है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और यहां पे y क्या है? मिनिमम, तो इसको अपन बोलेंगे मिनिमा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई, जहां पे y मैक्सिमम या मिनिमम है, वहां अपन क्या देख पा रहे हैं कि टेन थीटा कितना है, एंगल कितना है रे, कितना है रे एंगल रे? जीरो रे, एक्स के पैरेलल है ना, तो एंगल कितना हुआ? जीरो। सिखाया तो था, यही ना एंगल ऐसे मेजर करते हो, तो क्या हो गया बोलो? एंगल जीरो। तो टेन जीरो कितना? जीरो। यहां भी टेन जीरो कितना? जीरो। अबे थीटा की जगह जीरो ना, या 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 डिग्री लिया। तो कहने का क्या मतलब है, अपन कह सकते हैं एट मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ए सुरमा, टेन थीटा ही तो डी वाई अपॉन डी एक्स है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कितना हो जाएगा? जीरो। यहां तक बात समझ में आई आपको? समझाया ना भाई? यहाँ पे देखो ना, क्या मुश्किल है इसमें। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, क्या होगा भाई बोलो? क्या होगा? चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो मिलने वाला है, तो जीरो मिल गया। नाउ ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है इसमें, हमारे काम का तो बस इतना है कि अब अगर हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा, सर जहां मैक्सिमा जहां मिनिमा वहां एक बात कॉमन है दोनों के लिए कि स्लोप जीरो होगा। तो स्लोप का जीरो होने से हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, क्योंकि स्लोप तो जीरो दोनों जगह पे होता है। तो उसके लिए अब आपको मैं फर्क समझाता हूं, मैं आपको उसके लिए फर्क समझाता हूं स्पेशली। फर्क क्या है, फर्क समझो आप। एट मैक्सिमा एट मिनिमा क्या होगा, बात समझना, क्या होगा बात समझना। एक तो मेरे भाई ये बात कॉमन है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है, यहां भी वही बात है, डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है।
बट यहां पे d2y/dx का स्क्वायर नेगेटिव होगा। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। और यहां पे d2y/dx का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन, सॉरी, 0 होगा। ये पहचान है। अगर आप इसको पहचान जाओगे, ये आपको ध्यान रखना है, मेन ये पहचान है भाई। और समझ में आ रही है? ये पहचान है कि मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन आपको नेगेटिव मिलने वाला है, और मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव। अब सवाल देखते हैं इसके लिए। अगर यहां तक कोई दिक्कत है आपको, तो आप सोचिए कि क्या दिक्कत है आपको, क्यों दिक्कत है, कैसे दिक्कत आ रही है, कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है क्या? तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया हो, तो मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। मान लीजिए y बराबर 1+x² - 2x आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको y की मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा x के किस वैल्यू पे y मिनिमम है, एंड देन y के इक्वेशन में x की वो वैल्यू पुट अगर कर दें तो y मिनिमम आ जाएगा। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। आपको बोला फाइंड y मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। क्या करेंगे इसके लिए, सोचिए। सॉल्यूशन क्या होगा मेरे भाई? चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा स्लोप। क्या इस इक्वेशन में y x का फंक्शन है? यस। तो फर्स्ट हमें करना पड़ेगा dy/dx बराबर 0, यानी हम पता करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, दोनों जगह पे स्लोप 0 है। तो हम पता करेंगे स्लोप कहाँ कहाँ पे 0 है। तो मेरे भाई जब हम ऐसा करेंगे तो dy/dx कितना आएगा? 1 का तो 0 आएगा, 1 कांस्टेंट है, और x² का 2x आएगा, और -2x का 2 आएगा, बराबर 0। दिस इज d/dx ऑफ y। देख लो ऊपर सिखाए डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या करेंगे, जब आगे हम सॉल्व करेंगे, देख 2 कॉमन आके उधर खत्म 0 के साथ, तो क्या आ गया भाई? यहां तो 1 बचा ना, यहां तो 1, तो x बराबर कितना आया? 1। यानी कि x के इस वैल्यू पे आपको y क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तो अब y मिनिमम आप निकाल के देखिए। अच्छा, अगर आप ना श्योरिटी लाना चाह रहे हैं कि सर x बराबर 1 पे मिनिमम ही क्यों, सवाल में चूंकि पहले ही बोल दिया मिनिमम वैल्यू, और एक ही x की एक ही वैल्यू मिल रही है, और मिनिमम पूछा भी है, इसलिए हम गेस कर रहे हैं कि मिनिमम ही मिलेगा इस पे। कई बार सवाल में क्या होता है, x की दो वैल्यू आती है, एक पे मैक्सिमम मिलती है, एक पे मिनिमम मिलती है, तो वहां तो हमको डिसाइड करना पड़ता है d2y/dx² करके कि अच्छा किस पे मिनिमम किस पे मैक्सिमम। तो आइए हम कुछ चेक करने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। टू चेक टू चेक at which value of x y is maximum and minimum। हालांकि इस सवाल में हमें क्लियर है कि x बराबर 1 पे आपको क्या मिलने वाला है? x बराबर 1 पे आपको मिनिमम ही मिलने वाला है, चूंकि एक ही वैल्यू है और आपको मिनिमम पूछा है, इसलिए हम गेस कर पा रहे हैं।
लेकिन ये हमारा एकदम रिक्वायर्ड स्टेप हो जाएगा जब x की 2 वैल्यू आ जाएगी। बहरहाल इसलिए हम आपको बेसिक से स्टेप समझा रहे हैं ताकि आप दोनों प्रकार से सवालों को कर पाए। तो मेरे भाई अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट है d2y/dx का स्क्वायर निकालने की, यानी d/dx ऑफ dy/dx। एंड मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो dy/dx कितना था, देखो इधर ये जो चीज थी यहां से यहां, यही तो आपका dy/dx था ना रे, यही क्या था dy/dx। देखो कितना 2x - 2, कितना था 2x - 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x का तो 2 आएगा रे। अब इतने बच्चे तुम थोड़े रहे, 2 बाहर आया, d/dx ऑफ x तो 1 आएगा, और -2 का चूंकि कांस्टेंट है तो 0, तो ये 2 ही आएगा। एंड दिस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो आप यहां से क्या समझ पाए कि d2y/dx का स्क्वायर बेसिकली आपका पॉजिटिव है। क्या सिखाया था मैंने आपको कि अगर d2y/dx का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो मिनिमा मिलने वाली है। तो हमने यहां देखा कि यस d2y/dx का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स ये आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो चूंकि ये पॉजिटिव मिल रहा है, सो व्हाट वी कैन से इज कि y आपका मिनिमम है। समझ में आ रही क्या बात, y क्या है आपका मिनिमम। सो ये मैंने ऐसे बोल दिया, तो y is minimum at x equals to 1 and y मिनिमम कितना हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या था आपका y का, जो x का फंक्शन था 1 + x² - 2x, क्या था 1 + x² - 2x में 1 + x की वैल्यू कितना रखना है 1, तो कितना आया 1 + 1 कितना छम 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 0 आया बे, खत्म खत्म। बोलिए आ गया y मिनिमम की वैल्यू 0। समझ में आ रही बात। ये सारी चीजें वापस आप जब अपने ये लॉन्ग कोर्स स्टार्ट करोगे, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो आपको ये पढ़ाई जाएंगी। बात समझ में आ रही है क्या। तो अगर आप इन चीजों को सीरियसली सॉल्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं कॉपी में करके, तो आपको मैं गारंटी करता हूं कि आपको इनिशियल स्टेज में जब आपका ट्रांजिशन होता है 10 to 11, आप मजे करने वाले हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत अच्छा होने से जर्नी अच्छी रहती है और अंत भी अच्छा होने की बड़ी संभावना रहती है। समझ में आई क्या बात। सो हम आए हैं आपकी मदद करने के लिए। अब ये आपकी इच्छा है कि आप अपने साथ क्या चाह रहे हैं। हम तो आपका अच्छा चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही क्या। तो मेरे भाई अभी तक का जो हमारा डिस्कशन रहा वो रहा डबल डिफरेंशिएशन से लेके मैक्सिमा एंड मिनिमा तक। समझ में आ रही क्या बात आपको। अब हम इस लेक्चर का बाकी बचा टाइम आपको ये समझाने में देंगे कि एक्चुअली फिजिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा वही थॉट प्रोसेस है, वही पढ़ाने का तरीका है जो आपको डिफरेंशिएशन में था, कि हम पहले ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है भैया अपन d/dx निकाल लेंगे किसी भी फंक्शन का, मतलब yx कोई भी हो सकता है, dx/dt निकालेंगे, dv/dt निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे, हम कर लेंगे ये काम। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि कैलकुलस तो मैथ्स है, तो आखिर इस मैथ्स की फिजिक्स में रिक्वायरमेंट क्यों है, कहां पे रिक्वायरमेंट है, कब रिक्वायरमेंट है, कौन सी ऐसी स्थिति फिजिक्स में आन पड़ती है जहां पे विदाउट डिफरेंशियल कैलकुलस अपन आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम बात करेंगे
कौन सी ऐसी समस्या आ पड़ती है फिजिक्स में जहां पे विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट, कोई मैथ्स आप अगर फिजिक्स में लगा रहे हैं तो आप क्यों मैथ्स लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है जानना। और ना तो रेक्टिफिकेशन है, क्या समझ में आएगा कौन सा मैथ्स क्यों लगा रहे हैं। अब मैं आपको जब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो ये बात क्लियर करूंगा मैं आपको कि इंटीग्रल कैलकुलस एक्चुअल में एडिशन, समेशन है, जोड़ने का एक तरीका है। तो जोड़ने का एक तरीका आपने ऑर्डिनरी अलजेब्रा पढ़ा अंडर मैट्रिकुलेशन में, बोलो ना यार। और एक आप वेक्टर में वेक्टर एडिशन भी पढ़ेंगे, वो भी एक जोड़ने का तरीका होगा। और फिर यहां इंटीग्रल कैलकुलस भी जोड़ने का तरीका, जोड़ने के 3 तरीके आपके काम के लिए। तो कब कौन सा जोड़ने का तरीका है हमारे काम का होगा, कब कौन सा अप्लाई करेंगे, यह समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, व्हाट इज द नीड ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इन फिजिक्स। Without knowing the reason of application of integral calculus, we cannot clarify कि कब कौन सा यूज करेंगे। कभी भी कोई सी मैथ्स हम लगा रहे हैं, पूरी जर्नी में, स्टडी में हम ये काम हर बार हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मैथ्स, कौन सा कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस आगे चलेगा। मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगेगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगेगा और क्यों नहीं लगेगा, कब कौन सी लॉ ऑफ फिजिक्स कहां लगेगी और कहां क्यों नहीं लगेगी, यह भी समझना जरूरी है। आपने कोई सवाल तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कर दिया, मान लो वो सवाल आपका फोर्स के एनालिसिस से भी हो सकता था। आपको ढेर सारे ऐसे सवाल मिलेंगे एनएलएम फ्रिक्शन में जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि देखो ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से हो गया, तो हमें यह भी बताना हमारा धर्म कर्म हो जाता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम ज्यादा अच्छा आपके लिए कि आपके लिए फोर्स एनालिसिस से करना ज्यादा अच्छा है। और हम कहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, कहां पे नहीं लगाएंगे, ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें होना, समझाना बहुत जरूरी है। वरना अगर आपको मैं कह दूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से जो है टाइम बचता है और फोर्स एनालिसिस में टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको ये पहचान में भी तो आना चाहिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वर्क एनर्जी थ्योरम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन आप उसको बिना लगाए अगर आप फोर्स एनालिसिस से भी करेंगे तो इजीली हो जाता है। तो एक्चुअल पहचान क्या होगा, कौन से सवाल में कौन सा सवाल का क्या रूप होगा, क्या पूछा जाएगा, कौन सी ऐसी बात हमें पकड़नी पड़ेगी जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ना भैया ये क्वेश्चन अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे तो हमारी नैया पार लग सकती है, कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारा गलत आंसर आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। चूंकि जहां लेंदी सॉल्यूशन होता है वहां पे सिली मिस्टेक्स की चांसेस ज्यादा होती है। तो यही हमारा पूरा पढ़ाने का थॉट प्रोसेस है। Because physics is all about logic. As we know that physics is logic of all sciences. तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसके बिहाइंड रीजन हमें नहीं पता है क्यों कर रहे हैं, तो फिर तो पढ़ना बेकार है, मत पढ़ो फिर आप ऐसे, क्योंकि ऐसे तो जेई नहीं होने वाला है। समझ में आई क्या बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मेरे भाई बात करेंगे किसकी, बोलो? इंटीग्रल कैलकुलस की। भाई गर्मी बहुत है बाहर, एसी तो अंदर चल रही है लेकिन पता नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, बताओ बताओ, इतना चीख चीख के बोल तो लिया मैंने, किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे नीड ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इन फिजिक्स, ठीक है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हम काम अभी करने वाले हैं। आइए कुछ प्रॉब्लम्स लेके हम समस्या समझते हैं और उस समस्या का समाधान हम निकालेंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है क्या? आइए, मैंने आपको एक सवाल दिया मेरे भाई, ये मैंने बोला कि कोई 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 बॉडी है जो चल रही है,
ठीक है क्या, ये उसकी वेलोसिटी है एंड आपको बोला गया है कि इसकी वेलोसिटी v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड है कुछ टाइम इंटरवल में 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड तक। फिर बोला भाई देखो क्या है कि 4 के जस्ट बाद टू 6 सेकेंड तक वेलोसिटी मेंटेन करी जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है क्या। फिर आपको बोला गया कि ये 8 मीटर पर सेकेंड मेंटेन करी जा रही है 6 to 10 सेकेंड तक, ये आपको बोला गया। समझ में आ रही है क्या बात। एंड आपको सवाल पूछा गया कि बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to कुछ भी ले लेता हूँ 8 सेकेंड, 0 to 8 सेकेंड कितना दूरी चली गई है पार्टिकल के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है, ठीक है क्या, सरल रेखा में चल रही है मेरे भाई। एंड कहीं भी ये पलटी नहीं मार रही है, क्योंकि देखो यार जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी और अगर वो पलटी मारेगी तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि उसको अपनी रफ्तार जीरो करनी पड़ेगी। क्या मतलब है, मतलब यह है कि कोई बेचारी जा रही है वापस उसी रास्ते पे आ रही है, तो इसके लिए इंस्टेंटली इसकी रफ्तार तो जीरो होनी पड़ेगी ना। जैसे कि मैं ऐसे जा रहा हूं, अब मैं वापस आऊंगा, उसके लिए क्या मुझे ऐसे में जब वापस आऊंगा तो यहां पे मेरी रफ्तार जीरो हुई ना। अब लोग नहीं सर, क्या मतलब, क्या मैं ऐसे जाऊंगा और जाके ऐसे उलट जाऊंगा। अबे ऐसे उल्टूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन थोड़े ना रहा। अबे देखना ये तो कर्वीलिनियर मोशन हो गया ना, मैं ऐसे गया जाके ऐसे हो गया। अबे यहां देखना ये तो कर्वीलिनियर हो गया मोशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और अगर आप पलटी मार रहे हैं, आप अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब दक्षिण जा रहे हैं तो अब उत्तर हो गए, एक्स की तरफ जा रहे हैं तो अब नेगेटिव एक्स की तरफ चलने लगे, तो यहां पे डायरेक्शन आप रिवर्स कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको जिस क्षण आप अपनी डायरेक्शन को पलटिएगा उस क्षण आपकी, उस इंस्टेंट आपकी, उस मोमेंट पे आपकी रफ्तार क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। तो ऐसे में अपन देख पा रहे हैं कहीं भी रफ्तार जीरो नहीं है। और बच्चे आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा ये चीज कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में चले बिना पलटी मारे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल होगा। अच्छा, साथ ही साथ आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा है। क्या आपने पढ़ा है, v बराबर s बराबर v इंटू टी। क्या आपने बिल्कुल पढ़ा है, पलटना मत, बिल्कुल पढ़ा है आपने, ठीक है क्या, पढ़ा है भाई आपने, पता है मुझे। बस आपको याद नहीं होता है, रहता है, बिकॉज आपके पास याद करने के लिए बहुत कुछ है, यही तो समस्या है। आइए यहां पे मेरे भाई ये एप्लीकेबल तब है जब v कांस्टेंट है, जब v क्या हो, कांस्टेंट। t क्या है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। समझ में आ रही क्या, s क्या है, फॉर दिस क्वेश्चन ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पलटी मार ही नहीं रही है, समझ में आ रही क्या बात। तो मेरे भाई मेरी बात तो समझो ना आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 0 से 4 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार को इसने मेंटेन किया है, तो ऐसे में मेरे भाई होगा क्या, मैं एक काम करूंगा। क्या काम करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं पहले डिस्टेंस ट्रेवल निकालूंगा 0 to
कब तक? 4 सेकंड तक। कितना आ जाएगा? क्या 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार मेंटेन करी गई है? क्या 4 सेकंड तक करी गई है? तो क्या 4 दूना 8 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई? क्या डिस्टेंस ट्रेवल 4 से कहां तक निकालूंगा? कहां तक? 6 तक, क्योंकि 6 तक मेंटेन है सेम। कितना हो जाएगा? बोलो। 4 से 6 टाइम इंटरवल तो 2 है, लिख दिया है मैंने। टी टाइम इंटरवल है। टी वो वैल्यू नहीं है जो 0 से मेजर करी जा रही है कि नहीं। आपने क्या करा? 0 से 6 सेकंड तक के लिए 6 लगा दिया ना भाई, ये टाइम इंटरवल है। जहां तक की मेंटेन्ड वेलोसिटी वहां तक का टाइम इंटरवल। मेंटेन्ड वेलोसिटी हम 4 का ले रहे हैं। 4 मेंटेन कहां से? 4 से लेके 6 तक, और 4 से 6 इसलिए हम एक बार में निकाल रहे हैं। समझ आ रही बात? तो हो गया टाइम इंटरवल कितना आपका? v इंटू टी, तो v कितना है? 4, एंड टाइम इंटरवल कितना है आपका? 2। तो 4 दूना कितना? ये v कितना हो गया बोलो? 8 मीटर। अरे ये किसके जगह है? v के जगह। ये किसके जगह? t के जगह। ये किसके जगह? v के जगह। ये किसके जगह? t के जगह। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपका 6 to कहाँ फाइनल पूछा है? 8 पे। तो कितना हो जाएगा? 6 to 8 बोलो। कितना मेंटेन रखा है? 8। कहां से कहां तक? 6 से 8, क्या 2 का गैप? तो कितना हो गया? 16 मीटर। अब बताओ, यानी कि ये टोटल कितना चला? सो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। क्या इन सभी का सम? डिस्टेंस ट्रेवल 0 to 4 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल 4 to 6 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल 6 to 8। ए सुरमा कितना हो जाएगा? 8 8 16, 16 दूना कितना? 32 मीटर। बोलो, यहां तक समझ में आया होगा आपको? बोलो भाई, कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? अब ये सवाल तो आपने कर लिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं जी सवाल ऐसा नहीं है, वैसा है, कैसा है? कैसा है? तुम बोलोगे सर कैसा है? मैं बोलूंगा कि ऐसा है। कैसा? देख, v बराबर मान ले 4t का स्क्वायर। v क्या दिया हुआ है? पार्टिकल की वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम कॉन्टिन्यूअसली। हियर ऑल्सो वी कैन सी कि भाई यहां पे भी वेलोसिटी बदल रही है। बदल यहां भी रही है वेलोसिटी, लेकिन यहां वेलोसिटी डिस्क्रीटली बदल रही है। डिस्क्रीट चेंज का मतलब समझते हो? टुकड़े टुकड़े में बदलना। मतलब कुछ समय तक सेम रहा, उसके कुछ अगले समय तक सेम रहा, लेकिन कुछ अलग रहा। मतलब जैसे 0 से 4 तक कुछ फिक्स रहा, 4 से 6 तक भी कुछ है फिक्स्ड है, लेकिन 0 से 4 जो था उससे कुछ अलग है। तो इसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट चेंज। क्या बोलते हैं अपन? Here what we can say is कि here यहां पे here v is changing discretely। लेकिन यहां पे, यहां आप क्या बोलेंगे? यहां भी v बदल रही है। v इज नॉट कांस्टेंट। यहां पे v वेरिएबल है, यहां भी v वेरिएबल है, परंतु here what we can say is v is continuously changing। v क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब क्या? v आपका कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। समझ आ रही बात? v आपका यहां पे लगातार बदल रही है। ठीक है भाई? v यहां भी बदल रही है, v यहां भी बदल रही है। यहां पे s बराबर v इंटू टी लगा लिया, लेकिन यहां s बराबर v इंटू टी लगा नहीं पाऊंगा। यहां पे s बराबर v इंटू टी इसलिए लगा पाया, क्या यहां s बराबर v इंटू टी 0 से लेकर 8 सेकंड तक लगाया मैंने ना?
मैंने s बराबर v इंटू टू बार बार लगाया, कितने देर तक लगा पाया? जितने देर तक v सेम था। क्या 0 से 4 तक v कांस्टेंट था 2 मीटर पर सेकेंड, तो लगाया। क्या 4 से 6 तक 4 मीटर पर सेकेंड और फिक्स था, तो लगाया। क्या 6 से 8 तक 6 से 10 तक 8 मेंटेन है, तो 8 तक जाना था, तो क्या मेंटेन 8 है, फिक्स्ड है, तो मैंने और एक बार लगाया। यानी मैं s बराबर v इंटू टी तब लगा सकता हूं जिस इंटरवल तक v क्या है, कांस्टेंट। तो अच्छे से लिख देता हूं, v ये एप्लीकेबल तब है, एप्लीकेबल फॉर डेल्टा टी टाइम in which v is constant। मतलब उस डेल्टा टी टाइम तक हमने इसको लगाया जितने डेल्टा टी टाइम में v बेचारी फिक्स थी। अब यहां पे बोल, तू यहां पे बोल, तेरे को पढ़ाया है मैंने डेल्टा टी टेंस टू 0 की बात बोलना है यहां पे। यहां तो हर एक क्षण v बदल रही है रे, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिसमें v कांस्टेंट है। तो अगर मेरे भाई तू बोलेगा कि सर इस सवाल को सॉल्व करेंगे v इंटू टी से, तो मेरे भाई तू गलत कर लेगा भाई, क्योंकि यहां v किसी भी एक गैप के लिए कांस्टेंट नहीं है। लेकिन सोचो ना, अगर मैं ऐसा करूं कि डेल्टा टी टाइम को, मान लो इस सवाल में बोला गया था बताओ डिस्टेंस ट्रेवल 0 टू कितना, वही ले ले 8 सेकंड तक, तो डेल्टा टी टाइम कितना मेरे पास 8 सेकंड। अगर मैं इस डेल्टा टी को मेरे भाई डिवाइड कर लूं n से, कितने से डिवाइड कर लूं, n से, वेर n टेंस टू इन्फिनिटी। हाय क्या समझे? यानी इस डेल्टा टी को n पार्ट में तोड़ा और n इनफाइनाइट पार्ट है, इनफाइनाइट है, मतलब इस डेल्टा टी को इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ रहा हूं। यानी कि मैं इसको आगे लिख सकता हूं, फाइनल टाइम इज t2, इनिशियल टाइम इज t1 डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज टेंस टू इन्फिनिटी। ऐसे में सिखाया तो है कि डेल्टा टी में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 करोगे तो डेल्टा टी dt बन जाएगा, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल चेंज। तो अब बताओ ना, बताओ ना, यही तो dt है, यही क्या है, dt है, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल चेंज इन टाइम। ओ मेरे भाई बताओ, ये dt टाइम इतना छोटा इंटरवल है जितने इंटरवल में अपन v को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। आप समझ सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको आके इंटीग्रेशन कैसे करते नहीं समझा रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया पहले समझा रहा हूं कि इंटीग्रेशन करते क्यों है, इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि इसके बगैर फिजिक्स में मजा ही नहीं आने वाला है। जहां आप चिल्लाते रहते हो ना फील करना है, हालांकि फील वर्ड इज नॉट वेरी गुड फॉर फिजिक्स, बट अल्टीमेटली यही चीज है उसका मतलब कि विजुलाइज करिए। कन्विक्शन तभी आएगी जब विजुलाइजेशन प्रॉपर होगा, लॉजिक प्रॉपर होगा, आपका माइंड जब उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, अच्छा साला इसलिए कर रहे हैं अपन। ये समस्या थी जिसका समाधान इंटीग्रेशन है। तो जब तक समस्या को इंप्लीमेंट करा के उसका सॉल्यूशन को वहां पे ना दिखाएं, तब तक आपको मजा नहीं आने वाला है। और मजे का क्या करिएगा, मेरा सिंपल मतलब यह है कि तब तक आपको सब्जेक्ट में कन्विक्शन नहीं आने वाला है। वो जो स्टेटमेंट रिचर्ड फीनमैन ने कहा कि फिजिक्स इज लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेज, तो इस फिजिक्स में अगर मैथ्स हम लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये भी तो मेरा धर्म कर्म बन जाता है आपको बताना, कि मैं बताऊं आपको कि क्यों लगा रहे हैं, वरना तो मैं चोरी कर रहा हूं। तो आइए मेरे भाई, मैं आपको यही समझा रहा हूं कि सुन मेरे भाई, यहां पे मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि किसी डेल्टा टी टाइम तक v कांस्टेंट नहीं है। लेकिन मेरे भाई बाबा ने बताया, ये थॉट प्रोसेस सर आइजैक न्यूटन का है, बाबा का है। मैं कौन होता हूं, मैं तो बाबा की कही बात आप तक सीधा सीधा पहुंचाना चाह रहा हूं। आजा,
तो बाबा ने क्या कहा कि अगर तू ऐसा करता है कि इसको इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ लेता है तो ये तो बहुत छोटा हो गया। और सोचो ना, सोचो ना, इस छोटे से dt टाइम में जो v में वेरिएशन आएगा उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने डायलॉग मारा था, कैलकुलस के बारे में कहा था आपको कि कैलकुलस इज द अप्रोक्सीमेट मेथड विच गिव एग्जैक्ट रिजल्ट। बात नहीं समझे आप? क्या बोला गया आपको कि कैलकुलस इज द अप्रोक्सीमेट मेथड विच गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट। भाई वही तो कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन लगा दिया कि यस इस dt टाइम में जो v में चेंज हो रहा है उसको मारो ना, इग्नोर यार। इतने छोटे से टाइम में v कांस्टेंट एज्यूम करी जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। एग्जांपल ऐसा है कि मान ले ये पृथ्वी का सतह है, कभी ऐसा ही तो होती है, पृथ्वी लगभग गोल होती है, चिपटी तो है नहीं। तो जीवन में, सॉरी डेली लाइफ में तू जितना चलता है, जितने एरिया पे तू सरवाइव कर रहा है, क्या तेरे को चलते 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 ऐसे गिर गए ऐसा फील होता है क्या? अबे अबे पृथ्वी का सतह तो गोल, पृथ्वी तो गोल है, तो कर्वी टाइप का सतह है उसका, तो तू जब चलते चलते सर 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 गिर गए, ऐसा थोड़े करता है तू। तू तो आराम से भाई तान के चलता है ऐसे, ऐसा ऐसा ऐसे तेरे को अपीयर होता है जैसे ये तो फ्लैट सरफेस है। तेरे को मैं किसी पहाड़ पे चढ़ा दूं, तू उस पे अगर चलेगा तो तू संभल के चलेगा कि नीचे गिर ना जाओ, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होती है। और तू जब पृथ्वी के सतह पे आराम से चलता है ऐसे फ्लैट, तो फ्लैट फील होता है ना तेरे को, लेकिन ये फ्लैट तो है नहीं। क्यों फील होता है? क्योंकि अल्टीमेटली तू इतने बड़े सरफेस एरिया में पृथ्वी के एक छोटे से पार्ट में जी रहा है। तू कहने का मतलब अगर मैं इतना बड़ा सा कर्व लूं और इतना सा कर्व लूं, तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहां से लेके यहां और उतना ही यहां से लेके यहां, तू ध्यान से देख, यहां पे तेरे को कर्व ज्यादा फील हो रहा है, यहां पे कम फील हो रहा है, क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। जस्ट लाइक दैट यहां पे डेल्टा टी ठीक ठाक इंटरवल है और हम क्या कर रहे हैं, dt ले रहे हैं। तो इस dt टाइम में, डेल्टा टी टाइम में तो v अच्छा खासा बदल रहा है, एक एकदम इनफ टाइम में अच्छा खासा v बदल रहा है। लेकिन अगर मैं इस डेल्टा टी को नियरली जीरो ले लूं, यानी कि एक ऐसा गैप लूं जो गैप बिल्कुल जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो से भी बड़ा नहीं है, इनफाइनाइट सिमिलरली स्मॉल है, तो इतने छोटे टाइम में जो स्पीड में परिवर्तन आएगा वो निग्लिजिबली स्मॉल आएगा, नियरली जीरो आएगा। यानी उस dt टाइम तक हम स्पीड कांस्टेंट मान सकते हैं। इसका मतलब मेरे भाई इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके अगर मैं ऐसा लिखूं कि v इंटू dt, तो अब गलत नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इस dt टाइम तक v कांस्टेंट मानी जा सकती है। यानी कि अब तू मेरे को बता, ये जो v इंटू dt अब लिखेगा, इसमें एक समस्या है साहब। क्या समस्या है? कि ये v इंटू dt इज द डिस्टेंस ट्रैवल, लेकिन कितने टाइम में, dt टाइम में, तेरे को कितने टाइम में निकालना है, अच्छे खासे डेल्टा टी टाइम में निकालना है। तो तू क्या करेगा, एसेंशियली इसको ds लिखेगा। तो ds बराबर क्या आ गया? ds बराबर आ गया आपका v इंटू dt। अब समस्या क्या है मेरे भाई कि ये तो सर दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन dt टाइम। ए सुरमा, लेकिन तेरे को कहां से कहां तक निकालना है, t1 से लेके कहां तक निकालना है, t2 तक निकालना है। तो अब तू क्या करेगा? अब सुन ले मेरे भाई, अब मेन मुद्दे की बात है, यहीं पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन का। क्या? अब मुझे बताइए, t1 से लेके t2 तक कितने सारे dt आप ले रहे हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ रहे हैं आप। अच्छा, मैं कह रहा हूं शुरुआत के dt में v छोटी होगी, बाद वाले dt में v बड़ी होगी। हाय हाय, क्या बोल रहे हैं सर, क्यों बोल रहे हैं ये सब? मतलब माथा खराब कर रहे हैं हमारा। ऐसा माथा खराब नहीं कर रहा हूं, जेईई की तैयारी है, एक्चुअल थॉट प्रोसेस तेरे को पता होनी चाहिए। मैथ्स में भी तू ये सब बातें करेगा इंटीग्रेशन की, काहे के तेरे को फिर वहां पे कुछ फील विल आने वाला है कि क्यों पढ़ रहे हैं मैथ्स अपन। सुन इधर, मेरी बात समझ, यहां से लेके इधर, ए भाई ये t1, ए भाई ये t2, बात समझना। कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं जो तेरे समझ से बाहर है, बस थोड़ी सी लेवल के हिसाब से
एफर्ट ज्यादा लगती है भाई। तो तू अपना एफर्ट कम कर ले करके क्या करेगा, नहीं मिलेगी तेरे को कॉलेज। एग्जाम अपने स्टैंडर्ड थोड़े चेंज करेगा, आपको अपने स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ए सुरमा, यहां से लेके यहां तक देख, डीटी तो बहुत सारा है, तेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या? यहां से लेके यहां तक डीटी तो इनफाइनाइट है। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, जैसे जैसे तू आगे जाएगा, जैसे जैसे तू आगे जाएगा, वैसे वैसे टाइम तो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या वी बढ़ेगा। यानी तू मेरी बात समझ, यहां वाला जो dt है इसके लिए v कम है, मान ले यहां पे भी v1 है। यहां वाला जो dt है इसके लिए v क्या है, ज्यादा है, मान ले यहां v v2 है, क्या v2 v1 से ज्यादा है। तो समझा ही नहीं यार। शुरुआत में शुरुआत में शुरुआत में ये समय कम है, यहां तक पहुंचने में समय ज्यादा है, तो यहां स्पीड ज्यादा है, यहां स्पीड कम है, तो इतना छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल लिखेगा तो v1 dt लिखेगा, यहां वाला v2 dt लिखेगा। d2 समय तो सेम होता है, लेकिन v1 v2 अलग अलग है, तो ये आ जाएगा ds1, ये आ जाएगा ds2। मैं इतना चीख के क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि हर एक dt में ds की वैल्यू सेम नहीं है। क्यों बोल रहा हूं ये बात? अगर हर एक dt में ds की वैल्यू सेम होती तो मैं एक ds निकालता और उसको इनफाइनाइट से गुणा कर देता, यूनिटरी मेथड। 10 आम का दाम 10 रुपए, एक आम का दाम 1 रुपए, 50 आम का दाम 1 इंटू 50, 50 रुपए। लेकिन यहां पे वैसा तो एग्जाम्पल है नहीं। यहां पे क्या है, यहां हर एक dt टाइम में ds की वैल्यू सेम नहीं है। अगर हर एक dt टाइम में ds की वैल्यू सेम होती तो मैं उसको इनफाइनाइट से गुना कर देता। लेकिन यहां तो हर एक dt टाइम में ds की वैल्यू अलग अलग है। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू बदल रही है, वैसे वैसे हर एक dt टाइम में जितना अगला वाला dt लेते जाइएगा उतना आगे आगे ds की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी हर एक dt में, क्या कह रहा हूं, ds in each dt is not are not equal. So to find s v dt into infinite, क्या करा मैंने रे, s निकाला, ds निकाला, तो s ऐसे कर देता हूं, ds इंटू इनफाइनाइट इज नॉट करेक्ट। नहीं समझे आप? अगर हर एक dt में, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? बिकॉज यहां लिख तो दिया, ऊपर तो लिखा है, ऊपर तो लिखा है कि चूंकि हर एक, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, चूंकि हर एक dt में आपका ds सेम नहीं है, तो इसलिए एक ds निकाल के dt से गुणा करेंगे तो हमारा s नहीं आएगा। अब यहीं पे बाबा ने बोला, सुन मैं बताता हूं, उसने बोला क्या करेंगे इसके लिए, हम करेंगे इसके लिए इंटीग्रेशन। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, जो बाबा ने बताया सर आइजैक न्यूटन में। क्या बताया? अब इसमें एक अलग झगड़ा है, कई लोग मैथ्स वाले लोग कहते हैं कि नहीं बाबा ने नहीं बताया, और हम मानते हैं बाबा ने इंट्रोडक्शन दिया फिर मैथ्स वाले ने उसको आगे बढ़ाया। एक अलग झगड़ा है, इससे आपको कोई कुछ भी, इससे आपका कुछ भी आने जाने वाला नहीं है, आप तो बस सीखो। तो कहने का मतलब ये है कि क्या करा बाबा ने, बोला कि ds में ऐसे एक सांप लगाओ, दिस इज सिंबल ऑफ, ये सिंबल है
समेशन का, यानी इट विल बी इक्वल टू वी डी टी का सांप। ये सांप वाला सिंबल ही क्या है, ये कहलाता है समेशन। समेशन का सिंबल है। जैसे अभी अभी मेरे भाई आपने इधर लिखा था ना VDT, यानी 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 जैसे आपने किया था ना VT2 - T1/n क्या था ना आपने, जहां पे बच्चे n क्या था बोलो, n टेंस टू इन्फिनिटी था। तो अब देखो ये कौन, यही तो DS है, अलजेब्रा के टर्म में समझा रहा हूं। जब इसमें आप ऐसे लगाएंगे तो ये समेशन ही ना है जी, दिस रिप्रेजेंट समेशन। फिर समस्या क्या हुई, फिर हम अलजेब्रा से क्यों नहीं इसको जोड़ सकते हैं। अलजेब्रा से जोड़ने का मतलब एक का निकाल दिया, DS निकाल दिया, इन्फिनिटी से गुणा कर दिया। चूंकि रीजन यहां पे दिया है, चूंकि हर एक DT में DS की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसी का रिप्लेसमेंट हम लेके, रिप्लेसमेंट मत कहिए चूंकि हम इससे तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी का सोल्यूशन हमारा किससे आ जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस से। तो यही समेशन की जगह पे है ये। तो यही आपका कहलाता है, दिस इज कॉल्ड, और ये क्या कहलाता है, कॉल्ड इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ किसका, किसका इंटीग्रल, v का, v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही था मेरे भाई इंट्रोडक्टरी पार्ट किसका, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या है, क्यों करते हैं, तो इंटीग्रेशन हमें समेशन देता है, और इंटीग्रेशन हम कब यूज करते हैं ये भी हमने बता दिया आपको। कब यूज करते हैं रे, बोलोगे ही नहीं। यहां पे कब यूज किया मैंने, सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जब क्वांटिटी वेरिएबल तो थी लेकिन डिस्क्रीटली वेरिएबल थी, यानी डिस्क्रीटली चेंज हो रहा था। और हमें इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट कब पड़ी मेरे भाई, जब आपका कोई भी क्वांटिटी, यहां तो v है, v के जगह फिजिक्स में कुछ और भी हो सकता है, तो ये इसकी की जरूरत कब पड़ेगी, तो इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब क्वांटिटी कॉन्टिन्यूसली वेरिंग होगी। सो वी कैन से, so we can say we need of integral calculus to add to sum for summation when quantity is varying, बदल रही हो, और यहां एम्फेसाइज कर रहा हूं कॉन्टिन्यूअसली, ये आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं कॉन्टिन्यूअसली, ये आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं, जब क्वांटिटी कॉन्टिन्यूअसली वेरिंग हो तब हमको इसकी रिक्वायरमेंट है। इस लेक्चर की आखिरी बात करके मैं इसको एंड करूंगा। अभी तो आपने ये समझ लिया कि यस दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन इज। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक ऑन कि इंटीग्रेट करते कैसे हैं, लेकिन इसमें एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जो बेसिकली आपको कहीं कहीं पे मिलेगा। वो ये होता है कि कई बार ऐसा बोल दिया जाता है, देखो अभी तक फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैंने वेलोसिटी लिया था ताकि चीजों को मैं विजुलाइज करवा पाऊं। तो इन जनरल व्हाट वी कैन से इज, इन जनरल y dx का इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, इसको बोलेंगे कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब सुनो,
यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे तेरे को 0 से लेके जिसको T1 बोला 8 सेकंड तक निकालना था, जिसको T2 बोला। तो जब आप सीखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि टू डू दिस हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा कि यस वी आर एडिंग डीएस, लेकिन कहां से कहां तक, फ्रॉम सम टाइम T1 टू T2 तक। तो यहां टाइम इज वेरिएबल, अरे यस वी इज वेरिएबल बट वी इज फंक्शन ऑफ टाइम। आगे यहां वी की वैल्यू लिखोगे ना। सवाल क्या रखा था, क्या रखा था सवाल, कहां गया सवाल, 4t का स्क्वायर, तो t का फंक्शन बना ही ना। नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं अपन इंटीग्रेशन। ये मिटेगा नहीं क्या भाई, ये तो पीछे आ जा रहा है अब। चलो यार कोई नहीं, आप समझदार हो। तो ये लगा दूंगा मैं T1 से लेके T2 तक, लिमिट लग गया। इसी को अपन आगे जाके बोलेंगे दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, यानी कहां से लोअर लिमिट, देसी भाषा बोलेंगे कहां से, कहां से। और ये हो गया अपर लिमिट, अपर लिमिट देसी भाषा में कहां तक, यानी हम किस टाइम से लेके किस टाइम तक जोड़ेंगे, ये इसका मतलब है। समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो सिमिलरली यहां पे मैंने अब देखो y x का फंक्शन, तो लिमिट किसका लगा, x का है, x1 से लेके कहां तक, x2 तक। तो इसको अगर पूरे लैंग्वेज में बोलें तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फ्रॉम x1 टू x2। अब मेरे भाई एक बात समझना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि y dx from x1 to x2 is also called एरिया अंडर, हाईलाइट कर रहा हूं, एरिया अंडर y x ग्राफ फ्रॉम लिमिट कहां है, x1 टू x2, ये भी कहा जाता है। तो आज का हमारा आखिरी काम क्या है भाई, ये समझना कि ये बात जो कही जाती है, ये बात जो कही जाती है, इसको अपन जस्टिफाई करें, इसको अपन एक्सप्लेन करें, इसको अपन समझें कि अच्छा ये तो कही जाती है लेकिन इसके कहने का तात्पर्य ऐसा क्यों है। समझ आ रही क्या, ये जो डब्बे में बात करी गई है हम इसका क्या समझना चाह रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहे हैं कि अच्छा ये कैसे। ठीक है मैंने मान लिया, अरे यार छोड़ो, है ना। तो एसेंशियली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका मतलब समझना चाह रहे हैं कि ये कैसे है। ये बात तो ठीक है सर, ठीक है आप कह रहे हो तो हम मान लेंगे, लेकिन थोड़ा सा समस्या हो रही है हमें मानने में, क्योंकि हम तो लॉजिकल बच्चे हैं, हम तो आपकी क्लास में बैठे हुए हैं। आपने बताया कि फिजिक्स इज लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस, तो जरा समझाओ कि ये कैसे। आइए तो अब हम समझते हैं, बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको। मेरे पास सवाल देखो, सवाल क्या था मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे इसी सवाल में देखो मैं आपको समझा रहा हूं क्या करा है इसमें, इसमें तो एसेंशियली वही करा ना रे, एस निकालने के लिए v इंटू टी, इसमें भी एस निकालने के लिए v इंटू टी, लेकिन मैंने इसमें इंटीग्रेशन यूज करा, इसमें ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज करा। तो एसेंशियली v और t का ही तो प्रोडक्ट है। अब सुनो मेरी बात, उस सवाल को मैं रिपीट करता हूं, यानी मैं बेसिकली ग्राफिकल एनालिसिस समझा रहा हूं आपको, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। नहीं समझे, अभी समझोगे।
समझ में आ रही है क्या मेरे भाई? मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। सवाल क्या लिया था देखो तो, 2 4 8, कहां से कहां तक? 0 से 4 तक v लिया था 2 मीटर पर सेकेंड, 4 से 6 सेकेंड तक v लिया था 4 मीटर पर सेकेंड, 6 से 8 लिया था v कितना, बोलो ना रे, 10 मीटर पर सेकेंड। यही तो सवाल था। इन प्रीवियस प्रॉब्लम में हाईलाइट कर देता हूं, इन प्रीवियस वन क्वेश्चन, पुराने में से किसी एक क्वेश्चन में, समझ आ रही क्या? ऐसा बोला था ना, इन प्रीवियस वन क्वेश्चन। चलो ना लिख देता हूं, ठीक है। इन प्रीवियस वन क्वेश्चन ये बोला गया था आपको। अब मेरे को इसमें क्या निकालना है? मेरे को यही तो था, डिस्टेंस ट्रैवल बताओ 0 से कहां तक, 8 सेकेंड तक, ये तो था। अब मैंने इसको ग्राफ से भी कर सकता हूं, पता है कैसे? बात समझो, बात समझो, समझो ना। मेरे भाई मान ले कि इधर v है और इधर t है। v और t ही क्यों माना साहब? इसलिए कि v किसका फंक्शन है? अरे यहां देखो ना यार, v फंक्शन है किसका? टाइम का। v किसके साथ बदल रही है? टाइम के साथ। आपको बोला गया कि 0 से लेके 4 सेकेंड तक, 0 से लेके, मान लो मैंने ये 4 सेकेंड बोला, ये 6 सेकेंड बोला और ये 10 सेकेंड बोला। आपको बोला गया 0 से 4 तक रफ्तार है 2 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ ऐसे लिया, ग्राफ ऐसे लिया गया। अच्छा, 4 से आपको कहां तक? 4 से लेके 6 तक इसका डबल है। ए सुरमा, सुरमा, ए सुरमा, ये अगर 2 है तो 4 यहां पे होगा डबल। तो आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक कितना वेरी कर रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड, यहां दिखा दिया। और 6 से लेके ये 10 सेकेंड दिया हुआ था ना सवाल में, तो सिमिलर रखना यार। अब तू टोक भी नहीं सकता क्योंकि तू चैट नहीं कर रहा है, तू लाइव नहीं है। चलो तो 10 तक कितना है भाई? कितना है 10 तक? 10 यहां कहीं ले सकता हूं मैं, लो 10 तक है तेरा 8 ना। अरे यार कुछ उल्टा हो गया ना। 6 से 10 तक 8 सेकेंड था, 8 मीटर पर सेकेंड। आजा कोई बात नहीं है, हार्डली मैटर्स। देखो मैं सेम इसलिए ले रहा हूँ कि पुराने रिजल्ट से हमें तुम्हें मिला के दिखाना है ताकि तुम्हें चीज़ें कनेक्ट हो पाए कि अच्छा इससे ऐसा था, कैसा था, ये समझने के लिए आपको सिमिलर डेटा लेने के समझाना पड़ेगा। आ जाओ, क्या था भैया सवाल में? 6 से 10 सेकेंड तक v बराबर था 8 मीटर पर सेकेंड। चलो जी हो गया। तो मैंने बोला कि ये आपका 4 और ये आपका 8। तो मेरे भाई देख ध्यान से, कुछ दिखा तेरे को? नहीं दिखा? क्या बात कर रहा, क्या बात कर रहा है? अब मेरे भाई मेरी बात समझ, मेरे को बोल रहा है कि 0 से 8 सेकेंड, 8 सेकेंड यहां कहीं पे होगा, यहीं तक तो आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल। अब अगर मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, यहां तक अगर मैं एरिया निकाल दे रहा हूं, कौन सा एरिया? ध्यान से देख, यहां से लेके यहां का पूरा एरिया अगर मैं निकाल दे रहा हूं, एरिया अंडर कौन सा कर्व? वीटी कर्व, तो मेरे को वही डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। पता है कैसे? और ऐसा अगर मिल गया तो मेरा ये वाली बात जस्टिफाई हो जाएगी कि एरिया अंडर है, एरिया अंडर वीटी कर्व अगर डिस्टेंस ट्रेवल देगा तो एस, वी और टी,
v और t का इंटीग्रल फ्रॉम t1 टू t2 s, तो जस्टिफाई हो ही गया ना रे। अरे यार, y के जगह v और x के जगह t। इन फिजिक्स y एंड x कैन बी एनी वेरिएबल। हड़बड़ा मत, हड़बड़ा मत, हड़बड़ा मत, लास्ट में तेरे को फिर अच्छे से मैं निपटाऊंगा इसको। पहले एरिया निकाल लेते हैं। देख कितना एरिया रे, 4 इधर और 2 इधर, 4 2 जा 8। अब यार देखो ना, 4 ये सेकेंड है रे, 4 सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड, तो तू क्या बोलेगा? 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड, छम छम, सेकेंड सेकेंड तो कटेगा ना, तो 8 मीटर आएगा नहीं आएगा? समझ में आ रहा है तेरे को? नहीं आ रहा है? 8 मीटर आएगा भाई ये निकल के। ये कितना आएगा? कैसे बच्चे हो यार तुम यार, हट, बात मानती ही नहीं जो मैं कहता हूं। तो अगर अच्छा, हम काफी लॉजिकल बच्चे हैं सर। अच्छा तो आजा लॉजिक घुसेड़ते हैं। ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड, तो ये और ये निपटेगा ना घोंचू, तो ये 8 मीटर आएगा। अब अगली बार नहीं बोलूंगा मैं, चाहे तू बुरा मान। ये कितना होगा बोल, कितना होगा? दिख रहा है क्या तेरे को? हाँ दिख तो रहा है। क्या होगा रे? इधर 2 का गैप और इधर कितना? 4 8। हाय हाय। अब बोल, ये वाला, ये वाला, ये दिखा 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 दादा दिखा, ए देखना ये कितना होगा बोल? इधर 2 और इधर कितना? 8 16। मेरे भाई जब तू पूरा जोड़ेगा तो आएगा कितना बोल? 8 + 8 + 16, क्या 32 मीटर आएगा? क्या इतना ही पहले भी आया था? कहाँ गया? आया था तो क्या सीखा? दिस इज व्हाट, ये एक्चुअल में क्या है? ये यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां क्या है? दिस इज व्हाट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि वही काम जो इधर आपने मैथमेटिकली करा, इधर जब ग्राफिकली आपने इसको करा तो वही आया। और यहां से हम समझ पा रहे हैं कि एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल। तो सिमिलरली व्हाट वी कैन से इज कि अगर मैं बोलूं वी डी टी फ्रॉम सम टाइम t1 टू t2, तो ये सुरमा ये डिस्टेंस ट्रेवल तो है यारी। मैं ये कौन है बोलेगा नहीं रे, v इंटू डी टी। अब तेरे को एलिमेंट्री लेवल पे मैं समझाता हूं, मान ले भैया, एक अलग सा ही स्लाइड लेके समझाता हूं तेरे को अलग ही स्लाइड लेके समझाता हूं। हटाओ, मान लो, अरे सवाल तो v बराबर 4t² था। आगे पढ़ोगे ये चीज, ये रिलेशन पैराबोला का होगा। अब तुमको पैराबोला बोलती है तो तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ स्टार्ट हो गया कि मास्टर ने क्या नया सा नाम ले लिया। नया नाम लेके मास्टर जो हमें परेशान कर रहा है। ये घोंचू परेशान नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसी बातें आगे आएंगी। तू तो बस समझ के मान ले, ग्राफ मैंने इसी के करस्पॉन्डिंग ऐसे लिया, ये v और ये t, ठीक है, ग्राफ ऐसे लिया मैंने, हट, ऐसा ग्राफ लिया, हट। अरे यार कितना भी करूं ये कैसा आ रहा है? चल यार हटा, कोई बात नहीं, ऐसे मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है, समझ में आ रही बात? अब अगर तू ध्यान से देखेगा ना, मान ले ये t1, मान ले ये t2। अबे t1 से t2 के बीच तो बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे ना, अरे बहुत सारे dt समय होंगे ना। दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ए सुरमा, ये देख, ए देख ध्यान से, ये वाला क्या होगा रे? मान ले ये वाला कोई ds1 होगा, ये वाला कोई ds3 होगा, ये ds2 होगा। इस तरीके से आप देख नहीं पा रहे हैं।
आप देख नहीं पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। ये सब एक एरिया आएगा, ये अलग सा, वो तो v इंटू डी टी का इंटीग्रल रही, ये अलग सा, ये अलग सा, ये अलग सा। कहने का मतलब बहुत सारा यहाँ वी डी टी आएगा, आएगा ना, आएगा ना। अरे सुन, सुन, अब मैं समझाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं जुसिया गया बिल्कुल। मैं अब तुम्हें समझाना चाहता हूं ये बात। सुन, वीडीटी को मैं पूरा जस्टिफाई कर रहा हूं एरिया के साथ। सुन, मैंने कोई एक स्ट्रिप ले लिया, मैंने कोई एक स्ट्रिप ले लिया, मान लो यहां कोई टाइम टी है और यहां पे कोई टाइम टी प्लस डी टी है, क्योंकि ये गैप डी टी का ही हो पाएगा। अब इस स्ट्रिप को मैं जूम करके समझा रहा हूं। लो लो, कोई भी बात नहीं छोड़ रहा हूं मैं। लो, मैंने प्लान किया था कि इतना डिटेल नहीं जाऊंगा, बट क्या है कि मेरे अंदर का जो मास्टर है ना, वो जग गया बिल्कुल। वो कह रहा है कि बेटा जब इतना बता दिया ना तो बता दे, ठीक है। अब वो आप पे है, देख मैं इसको जूम कर रहा हूं, छोड़ो ना, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको मैं जूम कर रहा हूं। तो इसको जूम करके देखेगा ना तो तेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। भाई तेरे को मैं बोल रहा हूं, जिस तरीके से मैं तेरे को इंटीग्रेशन समझा रहा हूं ना फिजिक्स के लिए, प्रॉपर जो तेरे को मैं चीजें कनेक्ट करवा रहा हूं कि व्हाई वी नीड टू डू इंटीग्रेट, क्या ही बताऊं, छोड़ो। तो अब क्या है, ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां dt का गैप। एक्चुअल में होता क्या है कि हम जो वेलोसिटी लेते हैं ना, वो मिड वाली लेते हैं। ये मिड वाली, पता है मिड वाली क्यों लेते हैं v? क्योंकि अगर तू रियलिटी में देखेगा तो इस dt में तो v वेरिएबल होगा। वो और बात है कि हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि हाँ हम मान रहे हैं कि नहीं नहीं, इस dt टाइम में जो भी वेरिएशन है वी कैन इग्नोर इट। पता है इग्नोर कैसे होगा? अपन ये बीच वाली वैल्यू लेते हैं v की। कौन सी वैल्यू? v वाली। तो v इंटू डी टी लिखा। अब ऐसा करने से हमारे पास एरर क्यों नहीं आता है? तो तुम बोलोगे सर इस dt में यहां से यहां तक तो एक्चुअली तो हम देख रहे हैं v बदल रहा है, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर v से इस dt को गुना करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरा क्यों आ रहा है? उसका रीजन क्या पता है? अरे v क्या हो गया रे, v तो देख इधर ये वाला हुआ v और ये dt। अरे v यहां तक लिया ना, तो v तो यार अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे अगर इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं, तरीके से एक रेक्टेंगल बनाऊं, तो v क्या हो गया? अरे v तो ये हो गया यहां से यहां तक, ये v हो गया और ये dt। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये ds आ गया तुम्हारा। ये परफेक्ट कैसे आता है पता है? एक्चुअल में आपने क्या करा, v इंटू डी टी, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो v इंटू डी टी इस हरे वाले का, v इंटू डी टी इस हरे वाले के, पूरा हरा देख रहा है, इस हरे वाले का एरिया कैसे बताएगा? तुम तो बोलोगे सर ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिए, लंबाई गुना चौड़ाई, और हरा वाला तो रेक्टेंगल है नहीं, तो वो आंसर कैसे आया है? उसका रीजन ये है बच्चा कि एक्चुअल में हमने इसको ऐड नहीं किया, इसको ऐड किया, तो इसके बदले ये हमारा आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इसका एरिया निकाल रहे हैं। देख ये इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं कि v इंटू डी टी में जब हम इसका एरिया ये वाला निकाल रहे हैं, दिख रहा है तुमको? तो असल में ध्यान से देखो, हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन को ऐड कर रहे हैं, और ये ऐड कर रहे हैं और इसको नहीं ऐड कर रहे हैं, तो ये रिमूव्ड है, ये मेरे कैलकुलेशन में रिमूव्ड है और ये एडेड है। तो क्या रिमूव्ड इक्वल टू एडेड है? तो यस, इसलिए हमारा आंसर परफेक्ट आता है। नहीं समझे बात? मैंने v इंटू डी टी करा, बीच वाला वैल्यू v का लिया जाता है। अब हमने जब बीच वाला वैल्यू लिया तो देखो रेक्टेंगल का ही तो फॉर्मूला लगाया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ऐसा करने से तुम बोलोगे सर एरिया तो यहां से लेके यहां कर्व वाला है ना, यहां आप रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला कैसे लगाए? तो उसको मैंने विजुलाइज करवाया आपको कि ऐसे लगाए कि कोई एक स्ट्रिप अगर उठा लूं तो किसी पोर्शन को अगर मैंने भगा दिया तो उसके बदले मैंने ये ऐड कर दिया। दिस इज वाई बाबा कहते हैं कि इंटीग्रेशन कैलकुलस इज द अप्रोक्सीमेट मेथड बट इट गिव्स एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो अब मुझे बताइए, इस तरह के सारे वीटी में अगर सांप लगाइएगा तो एस बराबर फ्रॉम T1 टू कहां T2, तो ये एस क्या कहलाएगा? एरिया अंडर
एसटी ग्राफ कहां से कहां तक, फ्रॉम T1 टू T2। तो अब अगर इस v के जगह y हो जाए और dt के जगह dx हो जाए तो इंटीग्रल y dx क्या कहलाएगा, एरिया अंडर y एक्स ग्राफ फ्रॉम x1 टू x2। यही तो मैं इतने देर से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, जो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना रे कहीं, हटाओ इसको। यहाँ पे लिखा था ना, ये इसी का मैं आगे दे रहा हूं क्या, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड में, स्लाइड में नहीं, स्लाइड्स में, जो कि 2 स्लाइड है। बताओ, मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना बताने के बाद कोई डाउट होना चाहिए इंटीग्रेशन के मेथड में। तो ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था, जिसमें कि हमने कई चीजें कवर किया। हमने मैक्सिमा मिनिमा कवर किया, फिर हमने जो है बेसिकली सबसे पहले डबल डेरिवेटिव लिया, उसके बाद फिर हम आखिरी में ये चीज़ किया हमने कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस जो है बेसिकली हमें चीज़ों को जोड़ के कैसे देता है। बात समझ में आई क्या? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चीज़ों को समझिए, क्योंकि चीज़ों को फंडामेंटली समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस के प्रिपरेशन में अगर फंडामेंटल आइडिया आपका क्लियर नहीं होना कि अपन कौन सी चीज़ कैसे क्यों कर रहे हैं, तो आगे जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देने वाली है। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के पीछे का अगर रीज़न पता ना हो एलिमेंट्री लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे, तो आपका माइंड का थॉट प्रोसेस उस हिसाब से नहीं होगा, तो आप बहुत अच्छे सवालों से तो लड़ नहीं पाएंगे। आपका फिजिक्स को पढ़ने का पर्सपेक्टिव ही स्टार्टिंग से गंदा हो जाएगा। और अगर आपका माइंड अभी से इस बात को सोचते हुए अगर आगे बढ़ेगा कि कौन सा चीज क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका माइंड को रीजनिंग आने लगेगा, चीजों का लॉजिक आने लगेगा, क्वेश्चन करना आ जाएगा, तो आई होप आपकी जेई की जर्नी बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है क्या? तो आज के लेक्चर में यहीं तक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।